हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेमेस्टर 4 आप लोगों का कोर 10 का एग्जाम है। राजनीतिक आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षणों का वर्णन करें। लक्षण और विशेषता एक ही होता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है, इसका प्रकार को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण से अगर आपको एग्जाम में घुरा फिरा भी क्वेश्चन देता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर जब क्लिक करोगे तो सारा वीडियो आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप सारा देख सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी तक PDF ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ जाकर के ज्वाइन कर लें। और एक आप सभी के लिए, आपके भाई बहन के लिए भी बहुत बड़ा खुशखबरी है कि जो भी इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उन सभी का बोर्ड एग्ज़ाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो उन सभी को आप लोग बता दें कि इस चैनल से जुड़ के रहे, बहुत जल्द उन लोगों का भी आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षणों का वर्णन करें। सबसे पहले समझते हैं आधुनिकीकरण क्या है, फिर समझेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, फिर हम लोग पूरा डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। देखो, हम आपको पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप उसे समझ जाओगे तो आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो, आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है। आधुनिकीकरण का मतलब होता है चेंजिंग, परिवर्तन, बदलाव। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत पहले हम लोग पैंट शर्ट पहना करते थे, सिलाई करके उसको पैंट शर्ट पहना करते थे। आज वो ज़माना चल गया है, आज उसके जगह में जीन्स आ गया है, टी शर्ट आ गया है, अलग अलग तरीक़ा का चेंज हो चुका है। तो जो पहले हम लोग पहनते थे, ठीक है, सिलाई वाला कपड़ा, या तो जो हमारे पिता लोग पहनते थे या हमारे दादा लोग पहनते थे, तो जो पुराने ज़माने था उसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत। जो भी वस्तुएं पहले की थी उसको बोलते हैं परंपरागत, और जो अभी का है उसको बोलते हैं आधुनिक। पहले वाले को परंपरागत और अभी वाले को आधुनिक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परंपरागत से हम लोग चेंज हो रहे हैं किसकी ओर, आधुनिक की ओर। कि परंपरागत चीज़ों को छोड़ते भी जा रहे हैं और आधुनिक चीज़ों को क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनाते जा रहे हैं। तो परंपरागत को छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब हम लोग पैंट शर्ट पहन ही नहीं सकते, पहन सकते हैं, लेकिन चेंजिंग आ चुका है। तो परंपरागत से आधुनिक की और चेंज, परिवर्तन होना ही हमारा आधुनिकीकरण कहलाता है ना। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते थे कि पहले बच्चे लोग कहाँ पे पढ़ते थे, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे, लेकिन अभी बड़ा बड़ा स्कूल हो गया है, अभी घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं मोबाइल फ़ोन से, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये परिवर्तन हो गया ना। तो ये सब किसका देना, आधुनिकीकरण का। अगर आधुनिकीकरण नहीं होता तो हम लोग पहले जैसे ही पढ़ते, जब कोई चेंज ही नहीं होता तो फिर परिवर्तन कहाँ से होता। तो जो चेंजिंग होता है ना, उसी को बोलते हैं आधुनिकीकरण, ठीक है। अब आधुनिकीकरण का मतलब तो समझ में आ गया है कि परिवर्तन। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही परिवर्तन या जीन्स पैंट में ही परिवर्तन, सब चीज़ में, नियम कानून, पहनावा ओढ़ावा, बात विचार, चाहे वो देश का विकास हो, चाहे वो कोई नेता का चुनाव हो, हर चीज़ का पहले से अभी में चेंजिंग हो जाना, नया तरीका का अपनाना हमारा आधुनिकीकरण कहलाता है। पहले लोग बैलों से जोता करते थे हल, अभी ट्रैक्टर वगैरह का नया नया मशीन आ गया। तो कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण का ज़माना है, अभी आधुनिकीकरण चल रहा है, ठीक है। अब आधुनिकीकरण का मतलब तो समझ गए, लेकिन ये राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। तो देखो, राजनीतिक में परिवर्तन को राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण मतलब आप समझ गए कि परिवर्तन जो होता है, बदलाव जो होता है ना, उसी को हम लोग आधुनिकीकरण कहते हैं। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण है क्या है, तो राजनीतिक में जो चीज़ें बदलाव होती है ना, उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक में जो भी चीज़ें बदलाव होता है उसे हम राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण में सब चीज़ आ जाएंगे, लेकिन राजनीतिक आधुनिकीकरण में सिर्फ राजनीतिक में जो बदलाव होता है उसे हम राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। चलिए अब हम मेन पॉइंट पे पहुंचते हैं, पढ़ते आपको समझाते, ठीक है। आधुनिकीकरण का अर्थ, आधुनिकीकरण का अर्थ होता है बदलाव, यानी कि परिवर्तन। साधारण भाषा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहते हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन, जो हमारे समाज में परिवर्तन होता है। समाज में परिवर्तन मतलब ये नहीं कि सिर्फ समाज की ही कोई चीज़, जैसे भी जीन्स पैंट का एग्जांपल दिए, तो ये भी जो भी हमारे समाज के अंदर, हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में जो भी चीज़ परिवर्तन होता है वो हमारा सबका सब क्या कहलाएगा, आधुनिकीकरण कहलाता है। देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। तो राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। यानी राजनीतिक में जो परिवर्तन होता है उसे राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई समाज परंपरागत मूल्यों मतलब पुराने चीज़ें वाला, ठीक है,
पुरानी रीति रिवाजों और संस्थाओं से आगे बढ़कर आधुनिक युग के अनुरूप जीवन पद्धति अपना लेता है। देखो, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जब कोई समाज परंपरागत चीज़ों को, परंपरागत मूल्यों को, पुराने रीति रिवाज को, पुराने संस्था को, ये सब चीज़ों को से बढ़ कर के उसको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, उसको साथ में लेकर के उससे कहीं आगे बढ़ करके हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक युग में जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमारा ये व्यापक चीज़ें हैं, ये क्या है, एक व्यापक रूप है। इसी को हम लोग राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। जब कोई समाज परंपरागत चीज़ों से उठ करके, उससे बढ़ करके आगे आधुनिक राज्य में, आधुनिक व्यवस्था में, आधुनिक युग में जब वो जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर देता है, तो हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, हमारा राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाता है। यह एक व्यापक रूप है। व्यापक मीन्स बहुत बड़े रूप है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी देश के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई देश राजनीतिक आधुनिकीकरण को नहीं अपनाएगा तो जैसे का तैसे रहेगा, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। देखो, अब पढ़ते राजनीतिक आधुनिकीकरण का तो हम लोगों ने देख लिया अर्थ। अब इसके जो पहले के विद्वान लोग थे ना, पहले के विचारक लोग, पहले के जो लोग थे बड़े विद्वान, उन लोगों ने इसका कुछ परिभाषा दिया है। अब किस प्रकार से परिभाषा दिया सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखो, अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की अलग अलग परिभाषाएं दिया है। जो अलग अलग विद्वान थे वो राजनीतिक आधुनिकीकरण की अलग अलग परिभाषाएं दिया है। किसी का कहना है कि ये राजनीतिक आधुनिकीकरण इसे कहते हैं, तो किसी का कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण इसे कहते हैं। मतलब सबका जो बात है ना वो अलग अलग है। तो देखते हैं कि कौन कैसे हैं। सो आमंड और पावेल का नाम आप लोग बार बार सुन रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक थे, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे। तो इसने क्या कहा है राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में, सो देखते हैं। इसने कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से अनिवार्य रूप से संबंधित है। देखो, इसने क्या कहा कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है ना, वह किससे संबंधित होता है? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन। निश्चित सी बात है, जो परिवर्तन होता है उसी को तुम लोग आधुनिकीकरण कहते हैं ना। तो जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है ना, वह किससे संबंध है, किससे जुड़ा हुआ है? तो समाज में जो चीज़ें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है उससे, और आर्थिक रूप से जो बदलाव होता है उससे, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक का जो बदलाव होता है ना, सामाजिक मीन्स हमारे समाज में, आर्थिक मीन्स होता है पैसों से रिलेटेड चीज़ें में, ये सब चीज़ों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक आधुनिकीकरण, ठीक है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंध होता है कौन? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। अब उसके बाद देखो, राजनीतिक आधुनिकीकरण में निम्नलिखित बातें आती है। आमंड और पावेल का कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में है ना, वो बहुत सारी चीज़ें बातें आती है। कौन कौन सी बातें आती है सो आप लोग यहाँ पे देखो। पहला इन लोगों का कहना है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को इसलिए विकास करना ताकि उसके द्वारा समाज के संसाधनों की वृद्धि की जा सके। देखो, इनका कहना है आमंड और पावेल का कि कोई भी देश में, किसी भी समाज में राजनीतिक व्यवस्था को इसलिए विकास करना है, राजनीतिक आधुनिकीकरण को इसलिए विकास करना है, उसको इसलिए बढ़ाना है ताकि उसके द्वारा समाज के हर एक संसाधनों की वृद्धि की जा सके, ताकि लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। समाज में हर प्रकार का संसाधन को क्या किया जा सके? विकास किया जा सके। और हर प्रकार का संसाधन समाज में तभी विकास किया जाएगा जब हमारा राजनीतिक आधुनिकीकरण का विकास होगा। तो पहला पॉइंट आमंड और पावेल का ये है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को इसलिए विकास करना जरूरी होता है ताकि उससे समाज में जो भी समाज है उसके संसाधनों में वृद्धि की जा सके। देखते हैं दूसरा क्या कहा आमंड और पावेल ने। तो इसने कहा कि नई समस्याओं को हल करना तथा समाज के कार्यों की आवश्यकता में वृद्धि करना। इनका ये कहना है, देखो, कि जो नई समस्या है, जो नई समस्या है उसको हल करेंगे, ठीक है। जो नया समस्या है उसको क्या करना? हल करना, तथा समाज के जितने भी सारे कार्य जो हैं, जो आवश्यक कार्य है उसमें वृद्धि करना। जैसे लग रहा है कि हमें समाज में बैठक होना चाहिए हर सैटरडे को, तो ये हमारा समाज के लिए आवश्यक कार्य है, तो इसको भी वृद्धि करना। तो ये सब चीज़ें वृद्धि करना तथा नई समस्याओं को हल करना, ये सब तभी पॉसिबल है जब हमारा राजनीतिक आधुनिकीकरण होते हैं, है ना। तो इसने बताया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या क्या है सो। तो सबसे पहले इसने कुछ बताया यहाँ के बारे में, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद इसने कुछ मुख्य बातें बताई। जो पहला में इसने क्या बताया कि हमारे राजनीतिक आधुनिकीकरण का विकास इसलिए किया जाता है ताकि ताकि समाज में संसाधनों की कमी ना हो, इसका वृद्धि हो। दूसरा इसलिए ताकि समस्याओं को सॉल्व किया जा सके, उसको हल किया जा सके। अब दूसरा देखते हैं कॉलमैन के अनुसार से। कॉलमैन ने क्या कहा? तो इसने कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है। इसने कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसा विकास है जो पर्याप्त लचीला हो और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगें की मुकाबला कर सके, अर्थात मांगों को पूरा कर सके। देखो, आप लोग नहीं समझेंगे। देखो, मैं बता देता हूँ। अगर मान लो आप अपने घर का मालिक हैं, ठीक है।
अगर आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहोगे तब भी आपका घर वाले वैल्यू नहीं देंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट रहोगे तब भी आपको घर वाले थोड़ा अलग नज़रिए से देखेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होना है। तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं होना है मतलब आपको ज़्यादा लचीला नहीं होना है और ज़्यादा आपको कठोर भी नहीं होना है, और मीडियम में रह करके आपको घर को चलाना है ना, ऐसा ही। तो कोलमैन ने भी ये कहा है कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है ना वो एक ऐसा विकास है ना जो पर्याप्त लचीला हो, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही लचीला हो, जितना ज़रूरत है उतना ही मतलब क्या होना चाहिए, उसको कम ये होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिए, पर्याप्त लचीला होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल बन जाओ, सो पर्याप्त नॉर्मल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं लचीला। तो कहा कि ऐसा विकास है ना जो कि पर्याप्त लचीला हो, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लचीला नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही लचीला होना चाहिए, और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगें, जो भी समाज में मांग उठेगा उसका मुकाबला कर सके। मतलब कोलमैन का कहना ये है कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो राजनीतिक आधुनिकीकरण हम किसे कहते हैं, तो राजनीतिक आधुनिकीकरण एक विकास है, ऐसा विकास है जो ज़्यादा लचीला भी नहीं होता है और ज़्यादा शक्तिशाली भी ना हो। उसका ये कहना कि राजनीतिक आधुनिकीकरण हम उसे कहेंगे जो ज़्यादा लचीला भी ना हो और ज़्यादा शक्तिशाली भी ना हो, मतलब ज़्यादा नॉर्मल भी ना हो और ज़्यादा हाई भी ना हो, ठीक है। और ज़्यादा नॉर्मल भी ना होते हुए, ज़्यादा हाई भी ना होते हुए जितने भी सारे समाज में मांग उठेगा, जितने भी सारे चीज़ें होगा उसका मुकाबला कर सके, मतलब उसको पूरा कर सके, अर्थात उनके मांगों को पूरा कर सके। अब मान लो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, लेकिन हमारा समाज में मांग को पूरा हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लचीला ज़्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए, और इस टाइप से रह करके क्या किया जाना चाहिए, समाज की मांगों को पूरा करना चाहिए, उसके मुकाबलों से लड़ना चाहिए कि हाँ हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। तो ये इसको कहते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण। नेक्स्ट, राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण क्या है। लक्षण मतलब होता है विशेषताएं, ठीक है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं जो निम्नलिखित हैं। राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ना। देखो, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता मतलब उसको गुण भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। लक्षण, विशेषता, गुण सभी की है। तो इससे क्या होता है पता, राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ता है। जब आधुनिकीकरण होगा, पहले की ज़माना कुछ और था, अभी हमारा डिजिटल ज़माना हो चुका है, थोड़ा आगे बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं हमारा शक्ति पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का यह महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। ठीक है, तो राजनीतिक आधुनिकीकरण एक यह महत्वपूर्ण लक्षण है कि इससे राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ जाता है, और इसका प्रमुख निशानी शक्ति को बढ़ाना है। देखो, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, तो यह क्या करता है, राजनीतिक शक्ति का महत्व को बढ़ाता है, और इसका मुख्य निशानी भी यही है कि ये राजनीतिक शक्ति को बढ़ाता ही बढ़ाता है ना। राजनीतिक आधुनिकीकरण का मुख्य कार्य क्या है, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना, ठीक है। राजनीतिक शक्ति कैसे बढ़ेगा, जब हम पुराने ज़माने से नए ज़माने में आएंगे तो हमारा राजनीतिक शक्ति क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, सरकार और जनता का प्रत्येक स्तर पर संपर्क। देखो, राजनीतिक आधुनिकीकरण से क्या होता है, सरकार और जनता का प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, संपर्क बना रहता है। सरकार और जनता जब संपर्क बना रहेगा तो हम लोग ऑलरेडी विकास करेंगे, है ना। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का दूसरा मुख्य लक्षण यह है कि सरकार और जनता का संपर्क होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर हमें विकास करना है, हमारे देश को आधुनिकीकरण बनाना है, नए रास्ते की ओर ले जाना है, तो जनता और सरकार के बीच क्या होना चाहिए, संपर्क होना बहुत ज़रूरी है। जनता व सरकार का संपर्क का अर्थ है ये, देखो, जनता और सरकार का संपर्क का मतलब क्या होगा कि राज्य मतलब देश होता है, ठीक है। देश का समाज में अधिकाधिक प्रवेश, और ऐसा तभी संभव है जब सरकारें सकारात्मक कार्यों का संपादन करेंगे। देखो, राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो जनता और सरकार के बीच संपर्क बना होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, आधुनिकीकरण कहलाएगा। और समाज में अधिक से अधिक सरकार क्या करे, उसको प्रवेश करे, यानी समाज में अधिकांश से अधिक क्या होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए। और ऐसा तभी संभव है जब सरकार सकारात्मक कार्यों को संपादन करे, यानी सकारात्मक कार्य, अच्छे कार्य करे, और समाज के लिए अच्छे जब कार्य करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि सरकार हमारे समाज में घुस गए, अच्छे कार्य करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से जब कार्य करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तीसरा, राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। देखो, विभिन्नीकरण क्या और विशेषीकरण क्या है, तो जो हमारा राजनीतिक संस्था है उसको विभिन्नीकरण मतलब हमारा ऐसा विकास हो, हमारा ऐसा आधुनिकीकरण हो जो विभिन्न हो, मतलब अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि एक ही विकास हो रहा है, विभिन्नीकरण मतलब अलग अलग विकास। और विशेषीकरण मतलब कोई खास विकास, विशेष विकास। ऐसा नहीं कि कोई भी विकास हो रहा है, एक छोटा मोटा भी हो गया कि चलो हमारा देश में विकास हो रहा है, ऐसा नहीं। विभिन्नीकरण मतलब अलग अलग विकास होना चाहिए, और विशेषीकरण मतलब इंपॉर्टेंट विकास, यानी विशेष विकास जिसको खास बोलते हैं, ठीक है।
तो राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए यह जरूरी है कि आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं में विभिन्नीकरण और विशेषीकरण हो। विभिन्नीकरण मतलब क्या, अलग अलग विकास, और विशेषीकरण मतलब कुछ खास विकास, इंपॉर्टेंट विकास, है ना, ऐसा करके। चौथा, जन सहभागिता। जन सहभागिता मतलब हम लोग इसके पहले पढ़े थे, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें जाकर के देख लो। सहभागिता क्या है, जहाँ पे लोग अपने भाग लेते हैं, अपने देश के लिए, अपने देश राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम सहभागिता कहते हैं ना। और जन सहभागिता मतलब जन मीन्स लोग, जो जन भागीदारी निभाते हैं, जो लोग भागीदारी निभाते हैं ना, उसको बोलते हैं जन सहभागिता। ठीक है, तो लोगों का भागीदारी ऐसा समझो, लोगों का भागीदारी। राजनीतिक आधुनिकीकरण में यह भी विशेष माना जाता है कि संस्थाओं मतलब सभा, समाज और प्रक्रियाओं में जन सहभागिता में वृद्धि हो। देखो, राजनीतिक आधुनिकीकरण का सबसे ज़्यादा विशेष माना जाता है, यह भी विशेष माना जाता है एगो कि संस्थाओं और प्रक्रिया में, यानी कोई भी संस्था, समाज में और कोई भी प्रक्रिया में जन सहभागिता में वृद्धि हो, कि जन मीन्स लोगों का साझा होना चाहिए। देखो, आधुनिकीकरण हमारा देश तभी होगा जब लोगों का साझा होगा, जब लोगों का भागीदारी निभाएंगे तभी हमारा देश आधुनिकीकरण की ओर बढ़ेगा, है ना। और जन सहभागिता यानी कि लोगों का भागीदारी कितनी है, यह भी राजनीतिक आधुनिकीकरण में विशेष भूमिका अदा करती है। इसमें यह भी देखा जाता है कि जो हमारे राज्य, हमारा देश राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, उसमें जन सहभागिता कितना, यानी कि जनों का अगर मैं बोलूँ तो साझेदारी कितना है, लोगों का भागीदारी उसमें कितना है। ऐसा नहीं कि लोगों का भागीदारी है ही नहीं यार, हमारे देश का सिर्फ सरकार बोल रही है कि नहीं विकास कर रहा है, हमारा जनता साथ है ही नहीं, जन साथ में उसमें नहीं है, लोग साथ में नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक आधुनिकीकरण का विशेषता तभी होगा एक, जब लोगों का वहाँ पे भागीदारी हो, है ना। उसके बाद पांचवा, नागरिकों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन। ठीक है, तो नागरिकों मीन्स तो आप लोग समझ रहे हैं, जो हम लोग हैं सब हम लोग देश के जनता क्या है, नागरिक हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं अभिवृत्तियों, ये अभिवृत्तियों का मतलब क्या है, तो अभिवृत्ति का मतलब होता है मन, स्थिति, ज्ञान, बुद्धि, ये सब चीज़ें। ठीक है, किसका, तो हमारे ज्ञान बुद्धि जो होते हैं, मन होते हैं, उसको अभिवृत्ति बोलते हैं। तो नागरिकों की अभिवृत्ति में यानी कि उसके ज्ञान में, उसके बुद्धि में, उसके मन में, उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। अब मान लो हमारे मन में जो चीज़ें पहले बैठा हुआ था 10-20 साल पहले, वही चीज़ें, वही परंपरागत, वही संस्कृति, वही रीति रिवाज अभी भी जुड़ा हुआ है, उसके ज्ञान मन में कुछ वृद्धि नहीं हुआ है, तो ये हमारा आधुनिकीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो नागरिकों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन होना चाहिए। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि नागरिकों की अभिवृत्तियों यानी उसके मन, ज्ञान, बुद्धि, स्थिति में परिवर्तन आए, तभी हम उसको बोलेंगे ये हमारा क्या, राजनीतिक आधुनिकीकरण है। तो इसका ये भी एक विशेषता है। अब देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण की कुछ समस्याएं भी होती है। ऐसा नहीं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण हमारा देश हमेशा आधुनिकीकरण की ओर ही बढ़ता जाएगा, कुछ ना कुछ समस्याएं भी आती है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के समय अनेक समाजों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं कुछ इस प्रकार से हैं। जब हमारा समाज, हमारा देश का समाज, जब ये हमारा देश का जो समाज है वो आधुनिकीकरण की ओर जब बढ़ रहा होता है, तो उससे बीच में बहुत सारे रास्ते में ठोकरें भी मिलती है। कौन कौन से ठोकर हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता की समस्या, उस टाइम ये भी देखा जाता है कि हमारे देश का एकता कहीं टूट ना जाए, एकता बने रहे, ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे हमारा लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाए, एकता हमारे देश में बना रही। ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है इसको, कि हम विकास तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारा देश का एकता टूट जाए। दूसरा, प्रजाति, परंपरा, भाषा तथा धर्म के प्रति विशेष प्रतिबद्धता। देखो, प्रतिबद्धता लगाया जाता है, कभी भाषा को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के। देखते होंगे भाषा को लेकर के लड़ाई झगड़ा, तो धर्म को लेकर के, तो परंपरा को लेकर के, तो उसका संस्कृति को लेकर के, जाति प्रजाति, ये सब चीज़ों लेकर के क्या होता है, प्रतिबद्धता, विशेष प्रतिबद्धता होती है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या ही है। तीसरा, नवीन तथा परंपरावादी। नवीन मतलब ये अभी वर्तमान वाला जो नया है, जिसको आधुनिक बोलते हैं, और परंपरावादी मतलब जो पहले है। तो ये मूल्यों में संघर्ष हो जाता है। नवीन जो अभी है सो और जो पहले है सो, इन सभी मूल्यों में भी क्या कभी कभी क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। तो ये भी चीज़ें अगर देखा जाए तो ये क्या है, समस्याएँ हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं आधुनिकीकरण में सहायक अभिकरण की सहायक अभिकरण कौन सा है। ठीक है, आपको अभिकरण भी पूछा जा सकता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आधुनिकीकरण में सहायक अभिकरण क्या है, तो देखो सहायक अभिकरण मतलब जो ये इसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारा जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है उसका विकास होने के लिए जो सपोर्ट है,
यानी जो मदद करते हैं वो कौन है? तो नवीन विचार, जो हम लोग नया विचार करते हैं वो हमारे ये राजनीतिक आधुनिकीकरण में क्या करता है? सहायता करता है। हम लोग नया नया विचार लाएंगे तो नया नया आधुनिकीकरण बनेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। बुद्धिजीवियों का भूमिका, बुद्धिजीवों मतलब किसको बोलते हैं? जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है, जिस हमारे दादा परदादा लोग क्या कहलाएंगे? बुद्धिजीवी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ज्ञान होते हैं, बुद्धिजीवी लोग। ठीक है, तो बुद्धिजीवी लोग का भूमिका, अगर बुद्धिजीवी लोग अभी अपना कुछ मत देंगे, अपना कुछ ज्ञान देंगे तो इससे भी हमारा राजनीतिक आधुनिकीकरण में विकास होगा। तीसरा, विचारधारा की भूमिका। विचारधारा किसको बोलते हैं? जो अच्छे अच्छे विचार देते हैं, जिसके पास विचार की ज्ञान हो। तो विचार, अगर वो अपने विचार को भी धारेंगे यानी रखेंगे, अपने विचार को रखेंगे तो भी वो क्या होंगे? हमारा आधुनिकीकरण विकास की ओर बढ़ेगा, जो विचार व्यक्ति अपना दे सकता है। चौथा है सरकार की भूमिका। अगर सरकार भी अपनी भूमिका दे रही है, सरकार भी हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र जो है वो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ेगा। पाँचवा है दलीय संगठन। दलीय संगठन मीन्स हो गया अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग दलियों के लोग मिल करके काम करें। ये नहीं कि वो अलग पार्टी का, ये अलग पार्टी का तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अगर मिल करके काम करेंगे, वो दलीय संगठन बन जाएंगे जब एक साथ, तब भी हमारा क्या होगा? आधुनिकीकरण का विकास होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में कुछ समस्याएं भी आती है, तो कुछ सपोर्ट भी चीज़ें करती है, कुछ सहायक भी होते हैं हमारे। ठीक है, अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। तो अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक में परिवर्तन कर किसी भी राष्ट्र को उसके परंपरागत अवस्था से उठाकर आधुनिक अवस्था में लाता है। मतलब क्या करता है? ये राजनीतिक में परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन क्यों करता है? क्योंकि ये परंपरागत से उठा करके किस अवस्था में लाता है? आधुनिक में ले आता है हम लोग को। ठीक है, और उस समय के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था ढलती है, और उस समय के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था ढलती है जो अभी चल रहा है। जिससे पहले परंपरागत था, अभी से हम लोग उठ करके आधुनिक में है, तो अभी हम लोग उसी अनुसार से ढलेंगे जिस अनुसार से अभी समय चल रहा है ना। तो उस समय के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था ढलती है। अतः किसी राज्य के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है। अतः किसी भी राज्य के लिए, राज्य मतलब देश के लिए जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सो आई दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अभी मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे एनर्जी लॉस की जैसा लग रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।